नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने जा रहे हैं और बैठक में पीएम के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था उस पर चर्चा होगी। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। बैठक में पार्टी के विस्तार, सभी राष्ट्रीय महासचिवों के राज्य के चक्रीय प्रवास और चुनावी राज्यों के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना के टीके पर प्रगति रिपोर्ट और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कोरोना के टीके और 100 करोड़ डोज को लेकर भी प्रोग्राम के अलावा आगामी 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस बात भी का भी ध्यान रखा जाएगा कि इस बात की भी संभावना वहीं जताई जा रही है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि संबोधन हो सकता है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इसके तहत आज देश भर में सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसान संगठनों ने आज के रेल रोको आंदोलन के लिए पहले से ऐलान कर रखा था और लेकिन रोहतक में किसान नेता गुरमान सिंह चडूनी ने भी ये कहा है कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेन रोकेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने, एमएसपी पर फैसले, फसलों की खरीद की गारंटी जो है उसको कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन बुलाया जा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी जगहों पर किसान आगे आए। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नॉर्टर्न रेलवे के इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है, जहां शुरू से ही किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है और रेलवे सूत्रों की अगर मानी जाए तो रेल संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए आरपीएफ को भी अभी से अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। जहां जहां किसानों के रेल रोकने की संभावना है या जहां पहले भी रेल रोकी गई है, उन जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जाएगी और इसके साथ ही यात्रियों को भी अलर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मालगाड़ियों के परिचालन पर भी इसका असर देखने को साफ मिल सकता है। कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है। अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे जो आज से लागू हो जाएंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा और इसके साथ ही रियायत के साथ भी सरकार ने यात्रियों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। सितंबर से ही सरकार ने घरेलू उड़ानों की जो यात्री क्षमता थी उसको 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल ने भी जुलाई में ही आपको बता दें कि कैपेसिटी जो थी उसको 50% से बढ़ाकर 65% किया था। कोरोना की वजह से 23 मार्च 2020 से ही शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जो परिचालन था वो हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चुनिंदा देशों की, तो आपको बता दें कि
2020 से ही उड़ानों का परिचालन हो रहा है और हालांकि आज से ही 100% से उड़ानों के संचालन की इजाजत दे दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब सुधर रही है। हफ्ते भर में दूसरी बार कोरोना मामलों एक दिन में 15,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अगर रविवार सुबह की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जो जारी किया गया था उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,146 नए कोरोना केस सामने आए थे और 144 कोरोना संक्रमितों की जान भी चली गई थी। 19,738 लोग कोरोना से ठीक हुए थे, यानी कि 5,788 एक्टिव केस कम हो गए थे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ सा गया है। बारिश के चलते बड़ी मौसम की ठंड बढ़ा चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही मौसम में अचानक से ये बदलाव आया है। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर को ही मौसम ने अचानक से करवट ले ली। शहर में पिछले 24 घंटों में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही रविवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके कई स्थानों पर पानी भर गया है और यातायात की समस्या भी इसके चलते हो रही है और लोगों को मुश्किलों का इसके करके सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम जो तापमान है वो 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने यह साफ कह दिया है कि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। वहीं शाम को 5:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 96% दर्ज की गई है और आईएमडी ने आकाश में बादल छाए रहने और गरज के साथ मध्यम से बारिश होने का भी पूर्वानुमान जता दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये साफ कह दिया है कि सोमवार को आसपास में आने छाए बादल रहेंगे और इसके साथ ही हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में 25 अक्टूबर को एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 7 नए राज्य मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध सरकार पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी कर रही है। और योगी ने ये भी कह दिया है कि सिद्धार्थ के नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी राज्य स्वायत्ती और मेडिकल के लोकार्पण समारोह को लेकर कार्यक्रम स्थल पर जो निरीक्षण अधिकारियों संग बैठक करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की जाएगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थ नगर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मेडिकल कॉलेजों की कतार खड़ी हुई है और विगत वर्ष बस्ती मेडिकल कॉलेज और 2 वर्ष पूर्व बहराइच मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किया गया था। वहां पे एमबीबीएस का भी दूसरा बैच चल रहा है। इसी प्रकार अयोध्या में भी मेडिकल कॉलेज श्रेयप्रदायी है और इस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल और भी छात्रावास, स्टाफ आवास की सभी व्यवस्था पूर्ण है। इतना ही नहीं, फैकल्टी जो है वो भी पूरी की गई है और कुल मिलाकर ये मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के पहले सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल सिद्धार्थ नगर बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज और पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में 25 अक्टूबर को आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर और मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में उनके भव्य अभिनंदन के लिए वृद्ध के या धरती तैयार है।
यही से प्रधानमंत्री मोदी देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि गोरखपुर बस्ती मंडल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर एकमात्र गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। गोरखपुर में एम्स भी बनकर तैयार है। अगले 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों इसका ही उद्घाटन कराया जाएगा। दशहरे के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल रही हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सर्दियों की आहट राहत से ज्यादा आफत का कारण बन गई है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में मामूली सी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अब बरकरार है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ ही बढ़ते प्रदूषण के माथे पर लकीरें जो है वो गहरी हो रही हैं और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI और 91 था, जो संतोषजनक रहा है और इसके साथ ही एक हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर को ये बढ़कर 166 हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद के लिए प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। 18 अक्टूबर यानी कि सोमवार से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद करने के लिए और एक हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की भी अपील की है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों में भी प्रदूषण को लेकर प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रही है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने भी प्रदूषण के खिलाफ कमर कस ली है और ग्रेटर नोएडा को 8 जोन में बांटकर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जोनल जो अधिकारी निर्माणाधीन जगहों की निगरानी के साथ ही यातायात पर भी नजर बनाए रखेंगे और इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए प्रदूषण समस्या भी है और इससे निपटना चुनौती भी है। तो वहीं 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 नंबर पर भारत है। आपको बता दें कि गाजियाबाद दूसरे, बुलंदशहर तीसरे और नोएडा छठे और दिल्ली 10वें नंबर पर है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग कुछ समय ही हुआ है। आपको बता दें कि 1 महीना हो चुका है और उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई थी, लेकिन सरकार के आग्रह के बाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को श्रद्धालुओं की संख्या से प्रतिबंध हटा दिया है। प्रतिबंध हटने के बाद से ही चारों धाम यात्रा जो है उसमें संख्या में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है और जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों समेत कई दुकानदारियों को यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक चारों धाम में 1,30,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो केदारनाथ धाम में दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम में रोजाना 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में ये आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री में हर रोज दर्शन के लिए लगभग 1200 यात्री आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। वहीं चारों धामों में कपाट बंद होने की तिथि तय कर ली गई है और विजयदशमी के दिन चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो 5 नवंबर को सुबह 11:45 पर बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा अखिल मठ में ही की जाती है और बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जो है पाटुकेश्वर और जोठी मठ में ही की जाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।